गिनती की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, पश्चिम बंगाल, जहां विधानसभा चुनाव की लंबी और तपती सियासी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और अब पूरा राज्य नतीजों के उस निर्णायक क्षण का इंतजार कर रहा है जो 4 मई को सामने आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ नतीजों का इंतजार है या फिर सत्ता के एक बड़े उलटफेर की आहट भी इसके भीतर छिपी हुई है। दरअसल इस चुनाव में जो तस्वीर सामने आई वह कई मायनों में असाधारण है। एक ओर रिकॉर्ड मतदान ने सभी को चौंकाया है, तो दूसरी ओर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण चुनाव ने भी एक नई बहस को जन्म दे दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो पहले चरण में 93.19% और दूसरे चरण में 92.67% मतदान दर्ज किया गया। वास्तव में यह आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। सवाल उठता है कि क्या यह भारी मतदान सत्ता के समर्थन में गया या फिर सत्ता के खिलाफ एक मौन संदेश है। हालांकि बात करें तो आगे चुनावी माहौल पूरी तरह शांत नहीं रहा। दूसरे चरण के दौरान नादिया, साउथ 24 परगना, हुगली में छिटपुट झड़पों आरोपों ने तनाव को बनाए रखा। वहीं कोलकाता की भवानीपुर सीट पर माहौल सबसे ज्यादा गरमाया, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। यह सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि बंगाल की सत्ता का प्रतीक बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल एग्जिट पोल को लेकर खड़ा हो गया है। दरअसल कई एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए। कुछ में बीजेपी को बहुमत के करीब या पार दिखाया गया तो कुछ में टीएमसी की बढ़त दिखाई गई है, लेकिन अंतर कम बताया गया है। यानी तस्वीर साफ नहीं है लेकिन टक्कर बेहद कड़ी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या एग्जिट पोल इस बार सटीक साबित होंगे या फिर एक बार फिर पूरी तरह गलत साबित होंगे। वास्तव में अगर हम आंकड़ों की परतें खोलें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बीजेपी का बंगाल में उभार कोई अचानक हुई घटना नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी और वोट शेयर करीब 17% था, वहीं 2019 में यह बढ़कर 18 सीटों और लगभग 40% वोट शेयर तक पहुंच गया। यानी सीटों में 9 गुना वृद्धि और वोट शेयर दुगने से ज्यादा। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी और वोट शेयर करीब 10% था, लेकिन 2021 में यह बढ़कर 77 सीटें और लगभग 38% वोट शेयर तक पहुंच गया। यानी बीजेपी अब मुख्य विपक्ष बन चुकी है और लेफ्ट तथा कांग्रेस लगभग हाशिए पर चले गए हैं। अब आगे बात करें पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी का विस्तार साफ तरीके से दिखा। 2018 में जहां उसका वोट शेयर 10 से 12% था, वहीं 2023 में यह बढ़कर 20 से 25% तक पहुंच गया। कई जिलों में मजबूत प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि बीजेपी अब सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण बंगाल में भी अपनी पैठ बना चुकी है। दरअसल सामाजिक समीकरण भी इस बार बदलते नजर आए हैं। एससी और एसटी वोट, खासकर मतुआ समुदाय का समर्थन, हिंदू वोटों का झुकाव और लेफ्ट का शहरी वोट, ये सभी कारक बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए। वहीं लेफ्ट फ्रंट का वोट 2016 के 25% से घटकर 2021 में 5% से भी नीचे चला गया और कांग्रेस भी कमजोर होती गई। ऐसे में सीधी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच सिमट गई। अब सवाल यह है कि क्या यह पूरा समीकरण इस बार सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखेगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर इस चुनौती को पार कर जाएंगी, क्योंकि टीएमसी का वोट शेयर भी 2016 के 45% से बढ़कर 2021 में 47% हुआ है। यानी मुकाबला बेहद करीबी हो चुका है। वहीं ममता बनर्जी का पोलिंग बूथ पर जाना, जीत का संकेत देना, दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी का जीत का दावा करना और टीएमसी का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा, यह सब क्या संकेत देता है? क्या यह आत्मविश्वास है या फिर सियासी रणनीति? वास्तव में अब बंगाल की जो राजनीति है एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई है। चाय की दुकानों से लेकर घरों तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन जीतेगा? क्या रिकॉर्ड मतदान बदलाव का संकेत है? क्या एग्जिट पोल सच होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनेगी? तो क्या बंगाल में सियासी इतिहास बदलने वाला है या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? इसी बीच पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के 4 और
मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान जारी है। करेंगे इसी विषय पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आप सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पोलिंग तो कई बार होती भी है, वो जब चुनाव आयोग तय करता है कि ये पोलिंग होनी चाहिए क्योंकि उनको लगता है कहीं गड़बड़ तो, लेकिन फिर भी बंगाल के मतदाताओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया कि इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत शानदार चुनाव हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जब बंगाल में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है, वहाँ कमल खिल रहा है और वहाँ डबल इंजन की सरकार बनने जा रही भाजपा की, तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं और ये उनकी बौखलाहट है। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री जा करके बूथ पे धरना दे, जिस तरीके से आज उनके लोग आरोप लगा रहे हैं, इससे साफ है ये कहीं न कहीं पूरे बंगाल में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। और पिछले 15 वर्षों में जो ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों ने जो वहां पे भ्रष्टाचार किया है, कटमनी लिया है उनके भतीजे अभिषेक ने, और जिस तरह गुंडागर्दी है, वो इस बार एक परिवर्तन की आंधी है। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी व ममता बनर्जी हताशा के कारण उनको स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी हार निश्चित है। बंगाल ने निर्ममता वाली ममता बनर्जी की जिहादी मानसिकता वाली सरकार को बाय बाय कह दिया है और 4 तारीख ममता दीदी गई। ये जो घोंसला, जो ड्रामेबाजी की जा रही, ये अपनी गिरती हुई साख को बचाने का प्रयास है। अरे खारिज, पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता जी को खारिज कर दिया, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। तृणमूल कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या दूसरा कुछ है? ये लेकर तो हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी होगा 6 महीने के अंदर, और सत्ता बदल होने का 15 दिन का भीतर कितना जनता का पैसा ये कांग्रेसी, ये दूसरा किसी पार्टी का बड़ा बड़ा वकीलों को पास लौटाया गया। कितना पैसा लुटाया इन लोगों ने, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। उसको हम एक व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे जनता को जानकारी के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी। क्योंकि बंगाल में हमारे तजुर्बे ये कहते हैं कि लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका से समव्यय और यहाँ तक भी सेल्फ ग्रुप के चुनाव में भी नामांकन भरने नहीं दिया जाते। पुलिस और तृणमूल के गुंडों एक साथ मिलकर चुनाव में किसी विपक्षियों को शामिल होने की सारा रास्ता बंद कर देते हैं। सुनी है कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की, आपने मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं सुनी। कॉन्फिडेंस इस बार पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में, मंत्रियों में देखने को मिल रहा है। ये कॉन्फिडेंस इस बार बहुत कुछ पश्चिम बंगाल के लिए कह रहा है। वहीं जिस तरीके से एग्जिट पोल की बात करें तो कई एग्जिट पोल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो कई ने बताया कि इतिहास फिर से दोहराएगा, यानी टीएमसी फिर से सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि 4 तारीख का इंतजार जो है वो रहेगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर सत्ता दोबारा रिपीट की जाएगी। काउंटिंग पूरी तरह से शुरू है और अब 4 तारीख का बस इंतजार है कि आखिरकार ये जो ताज है वो किसके सर पर इस बार सजेगा। पश्चिम बंगाल पर इस बार विधानसभा के चुनाव में खास तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अविरल मलिक जुड़ चुके हैं। अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका सुदर्शन न्यूज में। अविरल जी, पश्चिम बंगाल में जो आंकड़ा सामने आया, जो बम्पर वोटिंग इस बार देखने को मिली है, पहले चरण की बात करें तो 93% वोटिंग, दूसरे चरण में 92% वोटिंग, क्या है ये? इस बार चुनावी उत्साह हम इसको कहेंगे या फिर परिवर्तन की लहर इस बार बंगाल में दौड़ रही है बम्पर वोटिंग के साथ? अविरल जी, जवाब दीजिए।
नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से वेस्ट बंगाल का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती के साथ पूर्ण रूप से आ रही है वेस्ट बंगाल के भीतर। और जो मोदी जी के नेतृत्व की बात है, तो मोदी जी के नेतृत्व को एक्सेप्ट करने का काम बंगाल की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया है। और जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष का, तृणमूल कांग्रेस का, तो मैं समझता हूँ तृणमूल कांग्रेस पूर्ण रूप से घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। और जो बौखलाहट है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से टीएमसी की नजर आ रही है, ममता दीदी की नजर आ रही है। और जहां तक विषय वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का, तो पूर्ण रूप से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है वो नतीजों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। और जहां तक बंगाल की जनता का विषय, तो स्पष्ट रूप से बंगाल की जनता ने डेवलपमेंट के विषय पे, बेरोजगारी के विषय पे, रोजगार ना मिलने के विषय पे, गरीबी के विषय पे, किसानों के विषय पे, एग्रीकल्चर के विषय पे, निश्चित रूप से इन्हीं असल मुद्दों के आधार पे पूर्ण रूप से बंगाल की जनता ने वोट दी है। और वो स्पष्ट रूप से नतीजों में नजर आएगी। कितनी सीटें इस बार बंगाल में बना रही है आपकी पार्टी, कितनी सीटें जीतेगी? जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से वेस्ट बंगाल में जीतने का, तो मेरी भी कल बात हो रही थी तमाम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वेस्ट बंगाल के। बिल्कुल स्पष्ट है, 200 सीट, 200 से ज्यादा सीट निश्चित रूप से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। और अटल जी के द्वारा जो कहे गए शब्द थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, वो जो शब्द हैं पूर्ण रूप से, जो पंक्ति हैं वो पूर्ण रूप से चरितार्थ होती बंगाल में नजर आ रही हैं। और ममता दीदी की सरकार पूर्ण रूप से जा रही है, स्पष्ट है कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, फैक्ट्रीज आए, इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए कुछ नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। और बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर ली जाए, तो पूर्ण रूप से ममता दीदी के हाथ में थी, वो होम मिनिस्ट्री भी लीड कर रही थी। चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, डीजीपी हो स्टेट का, चीफ सेक्रेटरी हो, एसीएस हो, सब उन्हें रिपोर्ट कर रहे थे। बावजूद इसके जिस प्रकार की कंडीशन वेस्ट बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की रही, वो बिल्कुल सबके मध्य में है, सबके सामने रही। और जहां तक विषय शेख शाहजहां का मामला हो या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का विषय हो, तमाम सारे मामले सामने आए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जो तृणमूल कांग्रेस का होता था उसमें कोई एक्शन नहीं होता था, जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है या सत्ता संरक्षण प्राप्त है उस पर एक्शन ना होना, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। लोकतंत्र की, संविधान नाम की कोई चीज बंगाल प्रदेश के भीतर नहीं बची थी, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। और जहां तक विषय आज का है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिस तरीके से आपका लिखा है, एक तरीके से उल्टी गिनती शुरू की बात जिस प्रकार से की जा रही है, तो ये गिनती की जो उल्टी गिनती है वो प्रारंभ होने के साथ साथ टीएमसी की भी उल्टी गिनती पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी है। क्योंकि बंगाल प्रदेश की जनता ने इन्हें नकारने का काम किया और बहुत जोश बंगाल की जनता में था। और जो एग्जिट पोल में भी स्पष्ट रूप से नजर आया और सर्वेज में भी नजर आया और रैलियों में भी नजर आ रहा था, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कार्यक्रम हुए मजबूती के साथ, उसमें भी स्पष्ट दिख रहा था, रोड शोज में स्पष्ट दिख रहा था, वोटिंग के समय स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था, वो नतीजों में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। और ममता दीदी विधायक नहीं बन रही है। सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, और मैंने सुदर्शन न्यूज पे ही एक और बात दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय कही थी कि अरविंद केजरीवाल जी विधायक नहीं बन रहे और वो नहीं बने, और इसी प्रकार से इस बार ममता दीदी एमएलए भी नहीं बन रही है, ये स्पष्ट रूप से नजर आएगा। और जहां तक विषय एक तरीके से पिछली बार का, तो पिछली बार ममता दीदी चुनाव नहीं जीती थी, शुभेंदु अधिकारी जी जीते थे, लेकिन वो एक अलग विषय है कि वो सीएम बन गई थी। और जहां तक विषय एक तरीके से बंगाल की जनता का, वहां के रूरल एरियाज का, एक तरीके से हायर एजुकेशन का या एजुकेशन सिस्टम का या एजुकेशन मॉडल का, वहां स्कूल्स की किसी प्रकार से गौर नहीं हो रही है, कोई डेवलपमेंट स्कूल्स में नहीं हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम पूरा ध्वस्त है, हेल्थ सेक्टर ध्वस्त है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, कोई बिजनेसमैन वहां इन्वेस्ट करना चाहता नहीं है क्योंकि हफ्ता वसूली होती है, अपराध बढ़े हुए हैं। और उसके साथ साथ जब जहां हफ्ता वसूली होगी वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और इन्वेस्टमेंट के वैसे भी प्रमुख 3 कारण होते हैं: अच्छी रोड्स की आवश्यकता, अच्छी कनेक्टिविटी की आवश्यकता नंबर 1, नंबर 2 अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर जाए, बिल्कुल स्पष्ट है वहां की सरकार की इच्छा होनी चाहिए, उसकी मंशा होनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। ये 3 प्रमुख कारण होते हैं, लेकिन इन 3 में से एक भी नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा है कि गुंडे, माफिया, अपराधी, बलात्कारी टाइप लोग बाहर घूम रहे हैं, जेल नहीं भेजे जा रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए बंगाल को एक तरीके से गड्ढे में धकेलने का काम टीएमसी के नेतृत्व में हुआ। अविरल जी, क्या लग रहा है, आपने तमाम बातें कही हैं, तमाम आरोप आप टीएमसी पार्टी पर लगा रही हैं,
जनता ने बम्पर वोटिंग की है, अगर आप ठीक कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बंगाल की जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया होगा? अगर आप तमाम बातें कह रहे हैं कि वहां पर महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होती है, बेरोजगारी वहां पर है, महिलाओं की बातें जो है वो सुनी नहीं जाती हैं, हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं परेशान रहता है, बंगाल से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या आपकी पार्टी अभी जो वादे कर रही है वो उनको निभाएगी आपकी पार्टी? अविरल जी। जी देखिए, जिस तरीके से विषय आपके द्वारा कहा गया कि मैं आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा, ये सत्यता है, ये फैक्ट्स हैं। और जहां तक विषय एक तरीके से मैं एक तरीके से पर्सनली बंगाल से नहीं हूं, बंगाल से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं लगातार बंगाल जाता हूं, बंगाल की जनता से मिलता हूं, वहां के लोगों से मिलता हूं। वहां के लोगों का स्पष्ट रूप से यही कह रहा था कि किसी भी तरीके से ममता दीदी से बचाया जाए, तृणमूल कांग्रेस की सरकार से बचाया जाए, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस थानों में कोई नहीं सुनता। अगर कोई टीएमसी का नेता है वो क्राइम कर रहा है, उसके खिलाफ आम जनता जाएगी, कोई नहीं सुनेगा, ना एफआईआर लॉज होगी, ना कंप्लेंट लॉज होगी। और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और जहां तक हमारी सरकार के आने का विषय, हमारी सरकार आने के पश्चात डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस रहेगा, हेल्थ सेक्टर पे फोकस रहेगा, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स पे फोकस रहेगा, लिटरेसी रेट पे फोकस रहेगा, एजुकेशन सिस्टम पे फोकस रहेगा, हायर एजुकेशन के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस किया जाएगा। और फोकस किया जाएगा कि सरकारी भर्तियों को एक तरीके से खोलने और सरकारी भर्तियां करने के साथ साथ खाली सरकारी भर्ती से काम नहीं चलता, प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया जाए, वहां इन्वेस्टमेंट आए, वहां लगातार इंडस्ट्रीज लगे, वहां का एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो और किसानों की एक तरीके से भलाई हो। और जो योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की आज लागू नहीं होने दी गई या फिर नाम परिवर्तित कर दिया गया, वो जो सिस्टम है, सिस्टम के मुताबिक चले और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो, महिला सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण के आधार पर काम होगा। और यूपी मॉडल और तमाम सारे जहां हमारे राज्य सरकारें हैं, उस मॉडल्स के आधार पर स्पष्ट रूप से काम होगा कि मजबूती के साथ एक्शन होगा अपराधी पे, बलात्कारियों पे और पूर्ण रूप से गलत एक तरीके से एक्शन लेने वालों पे, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वालों पे, सब पे एक्शन होगा। ये हमारा स्पष्ट मानना रहेगा। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। अविनाश जी, इस बार पश्चिम बंगाल पर खास नजर है सभी की, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल के जो एग्जिट पोल के नतीजे इस बार सामने आई है, बीजेपी पार्टी जो है एक तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, हालांकि बम्पर वोटिंग भी इस बार हुई है, महिलाओं की तरफ से वोटिंग इस बार सबसे ज्यादा बंगाल में देखने को मिली है, क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन की लहर है क्या इस बार बंगाल में? अविनाश जी। जी सभी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, सत्ता परिवर्तन का लहर तो है और ये कुछ हद तक पिछले बार भी देखने को मिला था, बट पॉलिटिकल पार्टी खास करके जब वो रीजनल पार्टी के खिलाफ लड़ती है, कोई भी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो रीजनल पार्टी के खिलाफ जब आप बिहार में लड़ते हैं, बंगाल में लड़ते हैं, उड़ीसा में लड़ते हैं, और भाजपा जैसी पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी तो नहीं कहेंगे, बट हाँ अब तो नेशनल पार्टी है और गुजरात में और एमपी में काफी समय से उनकी सरकार रही, पर यूपी में भी आते आते उनको समय लगा, बिहार में भी खुद दम पे सरकार सीएम को बनाने में समय लगा, उड़ीसा में भी समय लगा। तो उसी कड़ी में मैं बंगाल को देखता हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करके बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता को उतार करके अपने पॉलिसीज के द्वारा और जय श्री राम के नारे के साथ बुलंदी से इस बार भी और हमेशा जय श्री राम के नारे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। इस बार एंटी इनकम्बेंसी उसमें जब ऐड हो गई है, ममता की जो क्रूड शासन निर्ममता जब उसमें ऐड हो गई है और जब उस जुड़ गई है रादर, और जब उसमें तुष्टीकरण का जो मैक्सिमम चरम सीमा जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ हिंदुओं के साथ, उस पर ममता बनर्जी का चुप रहना, या इस तरह की जब उन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देख ली और महिलाओं का के साथ जो उत्पीड़न की पराकाष्ठा देख ली, मैक्सिमम देख लिया, तो अब ये जो सुगबुगाहट थी वो इस इलेक्शन में लहर की तरफ बदल गई है। और मुझे लगता है कि चार को इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। एक बात तो तय है कि लहर अगर लहर है तो भाजपा 150 155 पे नहीं रुकेगी, भाजपा 175 180 तक जाएगी। और अगर तुष्टीकरण और मुसलमान का जो जोर है बंगाल में, जो कि आज तक कायम है ममता के लिए, और ममता की पॉलिसी जो 1500 वाली है, 300 वाली है, 500 वाली है, तो ये वाली पॉलिसी गांव-गांव तक उनकी पहुंची हुई है, 15 साल पुरानी सरकार है। तो ये जो सिंडिकेट और ये जो तोलाबाज का जो ये गैंग है, अगर वो हावी हो जाता है वोटरों के ऊपर तो ममता की इलेक्शन है, पर जहां तक बदलाव का लहर है वो खुलेआम दिख रहा है।
अविनाश जी, आपने कहा कि 150 155 पर नहीं रुकेगी बीजेपी पार्टी, आपने सीधा 175 बता दिया है। अगर 175 के साथ बंगाल में सत्ता में आती है बीजेपी, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को देखते हुए बीजेपी पार्टी को वोट दिया गया होगा इस बार? देखिए, बीजेपी पार्टी को वोट देने के करीबन 3 ही मुख्य मुद्दे हैं। हाँ। एक तो ममता की सरकार का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो है, क्योंकि पिछले 15 साल में बंगाल, और उसके पहले 35 साल लेफ्ट का जो था, वो 35 और 15 मिला के 50 साल में बंगाल ने कुछ भी नया नहीं देखा है। बंगाल सिर्फ एक ही ग्राफ देखा है जो कि नीचे जा रहा है। जब से 77 के बाद से लेफ्ट की सरकार बनी, 75-77 के बाद से जब से लेफ्ट की सरकार बनी, उसके बाद इंडस्ट्रीज वहां से पलायन होने शुरू हुए, और वो आज तक वो चीज चल रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके अलावा अब जो पिछले आरजी कार का इंसिडेंट हुआ हो, संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ हो, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा हुई हो, रामनवमी पे पत्थर चलना, इस तरह की जो वाकयाएं हैं, ये जो है वो भद्रलोक जो वहां का है, जो बंगाली मानस जो है, जो बंगाली हिंदू जो है, वो बहुत ही सहनशील है। वो आप कहें तो वो एक्सेप्ट करना जानता है। अब ये बात हम बिहार और उड़ीसा के लिए नहीं कह सकते, बट वो बंगाली हिंदू जो होता है वो एक्सेप्ट करना जानता है और भी कल्चर्स को। तो अभी तक वो हिसाब किताब चल रहा था। पहले उन्होंने लेफ्ट को चांस दिया तो 35 साल तक लेफ्ट रही, हालांकि मॉडल उनका वही था, लोगों को डरा करके वोट लेने का। टीएमसी जब आई तो आप देखिए कैसे लेफ्ट को दोबारा मौका नहीं मिला, यहां तक कि लेफ्ट 0 पे। लेफ्ट के पास एक सीट भी आज के डेट में असेंबली में नहीं है। कांग्रेस देखिए एक बार गई तो दोबारा वापस नहीं आई। तो बंगाल के लोग लंबे समय तक लोगों को चांस देते हैं, और इसी कड़ी में लेफ्ट को भी उन्होंने 30-35 साल चांस दिया। इसी कड़ी में मां माटी मानुष के नाम पे ममता को चांस दिया। और अगर इस बार बदलाव होता है तो भाजपा के पास बहुत अच्छी उनका एक नारा हुआ करता था, वो बोलते थे अंग बंग और कलिंग। तो अंग का मतलब हो गया बिहार, कलिंग का मतलब हो गया उड़ीसा, और बंग का मतलब है बंगाल। तो और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल एक ऐसी धरती है जो भाजपा के लिए सर्वप्रिय है, सबसे प्रिय है, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े लीडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी वजह से आज बंगाल जीवित है, जिनकी वजह से आज बंगाल बच पाया, उन्होंने ही बंगाल का विभाजन करवाया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच में। जो ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश हो गया और वेस्ट बंगाल जो आज हमारा प्यारा बंगाल है। तो भाजपा के लिए बंगाल एक इमोटिव इशू है, भाजपा के लिए बंगाल एक पॉलिटिकल इशू है, और भाजपा के लिए बंगाल एक सिक्योरिटी इशू है। तो तीनों लिहाज से आप इन तीनों पहलुओं पे काम होता देखेंगे। भाजपा जिस चीज के लिए मशहूर है, अच्छे गवर्नेंस देने के लिए मशहूर है, आप वो देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये तुष्टिकरण की जो ये कड़ी चल पड़ी है, ये तोलोबाजों की जो कड़ी चल पड़ी है, इसमें आप न्याय होते हुए देखेंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा 4 तारीख को। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों ने बहुत कुछ बताया है। मेरे साथ ब्यूरो चीफ पश्चिम बंगाल से संगीता जो फोन लाइन पर भी जुड़ चुकी हैं। संगीता, जब एग्जिट पोल के नतीजे आए उसके बाद बंगाल की जनता का क्या रुख नजर आ रहा है? एग्जिट पोल पर क्या बंगाल की जनता का भरोसा इस बार नजर आ रहा है? किस तरफ लहर है संगीता? देखिए, एग्जिट पोल को लेकर कुछ भी बता पाना शिवांगी, वो इस बार बंगाल की जनता कह रही है। बंगाल की जनता खासकर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी शिवांगी, बंगाल की जनता कुछ कहना ही नहीं चाह रही है। वो बस बोल रही है कि बस 4 तारीख को देखेंगे, क्योंकि बंगाल में खासकर ये देखा जाता है शिवांगी की कोई भी कैमरे के सामने या फिर इस तरह से खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। और उसका रीजन यही है कि बंगाल में जिस तरह से हिंसा होती है, जिस तरह से वायलेंस हमने लगातार देखे हैं पिछले कई सालों से, तो उसका कहीं ना कहीं डर रहता है लोगों का। आपने देखा भी होगा, आप 29 तारीख को आप खुद मेरे साथ लाइव थी, और उस दौरान आपने सुना होगा कि कैसे एक शख्स था जो वोट देने के बाद निकला और उसके बाद वो बोलता है कि बता नहीं सकते हैं। तो एक डर जो है वो लोगों के मन में रहता है, जिस वजह से वो खुलकर नहीं बोला जाता है। लेकिन हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो मिले हमें, जो कि बोले कि नहीं, परिवर्तन जरूरी है, हम खुलकर जय श्री राम मिलना चाहते हैं। ऐसी जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आए। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी की जो सबके बीच में जिस तरह से वो बनी हुई है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा जो है हानि पहुंचा सकती है बीजेपी इस बार। ये भी कहना मतलब गलत होगा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता भी है लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में खासकर उनकी लोकप्रियता है ममता बनर्जी की, क्योंकि वो जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करती है सभी के साथ होते, वो चीजें अभी भी देखिए पश्चिम बंगाल में है बनेंगे। लेकिन जिस तरह से देखिए शिवांगी, ये कहा जाता है
पश्चिम बंगाल के लिए खासकर जो वोट जब पड़ता है, जब पिछले बार 2021 के विधानसभा चुनाव में ये नतीजे जिस तरह से सामने आए थे, उस दौरान ये कहा गया था मतलब कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इस तरफा जो है टीएमसी को पड़ा था। तो इस बार कहीं ना कहीं उस मुस्लिम वोट बैंक में अगर मतलब वो इधर उधर अगर बटा है, अगर इसमें हुमायूं कबीर में सींध लगाने की जो कोशिश की थी, उसमें अगर सींध अगर लगता है तो उसका फायदा देखिए, जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब सेंसस बेल्ट की वोटिंग 20% तक जिस तरह से उछाल है, तो ये जो ममता बनर्जी की सत्ता के लिए गारंटी है या फिर एक परिवर्तन का संकेत है, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। वही देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो हिंदू हैं उन्होंने भी एक तरफा वोट किया है, एक परिवर्तन के लिए वोट किया है। फिलहाल ये तो ईवीएम मशीन में ही कैद है। जनता का जो जनादेश है, जनता का क्या जनादेश है, ये हम 4 तारीख को पता चल जाएगा। 10 से 11, 10 से 13 से जो तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आएंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखिए हम देख ही रहे हैं लगातार जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक चेहरे पर जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है, और साथ ही जिस तरह से वो ये कह रही है कि सभी कोई स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बने रहे। अगर आप किसी तरह खाने के लिए, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो अपने किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर रखे जाए जिन्हें कोई खरीद ना सके, वहाँ गड़बड़ी हो सकती है। तो इसको लेकर देखिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर इतना चिंता क्यों, आखिर इस तरह की चीजें वो कैसे बोली, उन्हें कैसे पता कि हम ये चीजें हो सकती, क्या पहले ऐसा कुछ लोग करती थी, जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती थी पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी आरोप लगाया कि इन एजेंट को मारकर भगा दिया जाता था। उनके प्रत्याशी जो है, जो उम्मीदवार होते थे वो जीत जाते थे, लेकिन फिर भी जो एसडीए जो भी रहते थे वहाँ पर अधिकारी उन्हें मारा तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही, इनका माइक थोड़ा सा डाउन करिए। अविरल जी के पास वापस लौटूंगी, इस समय का अभाव है क्योंकि अविरल जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से संगीता ने तमाम जानकारी दी है तो उससे पूरा नैरेटिव ये निकल कर आता है, कंक्लूजन ये निकल कर सामने आता है कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है, क्योंकि बंगाल की जनता वहाँ के नियम कायदे से, वहाँ की रणनीति कह लें, वहाँ की सोच कह लें, वहाँ से त्रस्त हो चुकी है एक तरीके से। अविरल जी क्या लग रहा है इस बीच, अगर बंगाल की जनता त्रस्त है टीएमसी सरकार से तो डबल इंजन की सरकार का रास्ता जो है वो पूरी तरह से साफ हो रहा है? अविरल जी जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार का रास्ता बिल्कुल साफ है। और जहां तक विषय एक तरीके से बंगाल का, इसकी मैं तुलना दिल्ली से कर रहा था और केजरीवाल जी से कर रहा था, ममता दीदी की तुलना वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसी प्रकार से कुछ लोग आज भी कह रहे हैं, कुछ बुद्धिजीवी जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जिस प्रकार से उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत बेस नहीं है बंगाल में और तमाम सारी चीजें, वो सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी अपना एनालिसिस करते हैं कि पिछली बार इतने आए तो इतनी सीटों से एकदम सत्ता में कैसे आ जाएंगे, तो उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव को देख लेना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2015 में भी आम आदमी पार्टी आई, 2020 में भी आम आदमी पार्टी आई, लेकिन 2025 में क्या नतीजा है कि केजरीवाल साहब खुद हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए और दिल्ली से उनकी सरकार भी चली गई। उसी प्रकार से ममता दीदी अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगी और उसके साथ साथ ममता दीदी की सरकार भी जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली में परिवर्तन आया, आम आदमी पार्टी छुटकारा मिला, उसी प्रकार से तृणमूल कांग्रेस से बंगाल में छुटकारा मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट है। वह हमारे जो प्रभारी हैं सुनील बंसल जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में मजबूती के साथ काम हुआ। अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से पूर्ण रूप से काम हुआ बंगाल प्रदेश में, और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ रही है, कमल खिल रहा है। क्योंकि कीचड़ इतना हो चुका है, उस कीचड़ में अब कमल खिलना ही बाकी है। लेकिन अविरल जी टीएमसी पार्टी के नेता कहते हैं कि 2026 में 4 तारीख का इंतजार है, बीजेपी को पता चल जाएगा, उनका सफाया बंगाल से होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो शासन चलता है, बुलडोजर की जो राजनीति चलती है वो बंगाल में नहीं होगी। शाइनी घोष वहां के, उन्होंने ये तमाम तरीके के बयान दिए हैं इस तरीके के कि बीजेपी पार्टी बंगाल में नहीं आएगी। धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं, धर्म की राजनीति की बंगाल में कोई जगह नहीं है। अविरल जी नहीं, देखिए वो टीएमसी से बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से, और वो क्या कह सकते हैं, वो यही कहेंगे कि वो जीतेंगे। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो हारेंगे और सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तो वो तो एक फॉर्मेलिटीज है उनके द्वारा कहा जा रहा है। और वो चुनाव हारने के बाद भी यही कहेंगे कि हम जीत जाते हैं और ईवीएम वगैरह बहुत सारा अपना जो इनका राग होता है वो जो सेट रहता है उसे ले आएंगे और फिर ईवीएम आएगा, फिर इलेक्शन कमीशन आएगा,
फिर ज्ञानेश जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, ये 10-20 दिन चलता रहेगा, उसके बाद सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली टाइप लोग जिनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई नहीं की, उसके कारण से बंगाल वहां की एक तरीके जो जनता है वो त्रस्त है, वहां का वोटर त्रस्त है, परेशान रहा, और उसी के आधार पे जनता ने, वहां के सम्मानित नागरिकों ने, चलिए बिल्कुल अब्रल जी, इंतजार रहेगा 4 तारीख का। पूरे देश की जनता की निगाहें 4 तारीख पर टिकी हुई है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल पर, कि आखिरकार किसकी सत्ता जो है सरकार में आती है, परिवर्तन की लहर है, या फिर इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। ये 4 तारीख का वक्त हमें फिलहाल बताएगा, समय का अभाव है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।